हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और मैंने पॉलिटिकल साइंस में 15 क्वेश्चन लिए हैं और आशा करती हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ पॉलिटिकल थिंकर्स की वीडियो और जो पॉलिटिकल जो साइंस की लेक्चर की वीडियो है उसे जरूर देखें और साथ साथ अपनी स्टडी भी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक प्रशासकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है? 311, 312, 313 या 315? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 311। ठीक है, तो 311 में क्या है? जैसे कि अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार के, ठीक है, अखिल भारतीय या जो राज्य सरकार है, ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी का अपने जो अधीनस्थ उनके कर्मचारी हैं जो उनके काम करते हैं, तो अधीनस्थ कर्मचारी जो है प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी का अपने अधीनस्थ जो है प्राधिकारी द्वारा हटाया उसे नहीं जाएगा। ठीक है, यानी अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी का अपने अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा हटाया नहीं जाएगा जिसने उसे नियुक्ति दी हो, जिसने उसे नियुक्त किया हो। ठीक है, तो यह है 300 अनुच्छेद 11 में ये बातें। 312 में क्या है ये भी देख लेते हैं। 312 में देखिए, संसद की संघ या राज्यों, ठीक है, संसद की संघ या राज्यों के लिए एक या एक से अधिक भारतीय सेवाएं, एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित यानी बनाने का अधिकार इसमें प्राप्त है 312 में। ठीक है, संसद को संघ या राज्यों के एक या एक से अधिक भारतीय सेवाएं, एक अखिल भारतीय या और न्यायिक सेवा सहित बनाने का अधिकार क्या है? प्राप्त है। 313 में क्या है? ठीक है, ये भी देख लेते हैं। 313 में क्या है? 313 में यानी संक्रमणकालीन प्रावधान है इसमें। ठीक है, और जब तक इस संविधान के तहत इसमें है कि जब तक इस संविधान के तहत इस संबंध में अन्य प्रावधान नहीं किया जाएगा, ठीक है, अन्य प्रावधान, क्योंकि संक्रमणकालीन प्रावधान है तो प्रावधान नहीं किया जाता है। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू होने वाले सभी कानून और किसी लोक सेवा या किसी भी पद पर लागू होते हैं जो सेवा या पद के शुरू होने के बाद भी क्या होता है? जारी रहता है। संघ या कोई राज्य इस संविधान के प्रावधानों के अनुरूप अब तक लागू रहेगा। यह है 313। ठीक है, उसके बाद 315 देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 315 में क्या है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो किस में प्रावधान है, किस अनुच्छेद में? ठीक है, लोक सेवा आयोग गठन का तो है अनुच्छेद 315 में। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। 316 इसे भी देख ले, थोड़ा सा जान लीजिए। 316 में है सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पद की अवधि क्या है, इन सब बारे में है। 317 में क्या है? लोक सेवा आयोग के सदस्य का हटाया जाना और उनका निलंबन, यानी उन्हें कैसे हटाया जाएगा और कैसे उनका निलंबन किया जाएगा, हटाया जाना। ठीक है, फिर उसके बाद है 318 जिसमें आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के संबंध में विनिमय बनाने की शक्ति है। 318 में जो आयोग के सदस्य हैं, कर्मचारी हैं, उनकी सेवा की शर्तें हैं, उसके संबंध में नियम बनाने की शक्ति। 319 में है आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर रोक, यानी आयोग के सदस्य द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर रोक। 320 में है सेवा आयोग के कार्य। ठीक है, कार्य किसमें है लोक सेवा आयोग के? वो है 320 में। ठीक है, 321 में क्या है? लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार। 21 में क्या है? 321 में क्या है? विस्तार, जो कार्यों का विस्तार है। ठीक है, उसके बाद है 322 में लोक सेवा आयोगों के व्यय उनका, ठीक है, खर्चा। उसके बाद 323 है लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। ठीक है, तो काफी सारे इसमें अनुच्छेद हैं। इसमें क्या है? रिपोर्ट।
और एक मेरी वीडियो होगी पॉलिटिकल साइंस में, मैंने बना रखी है, करीब 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी वो, जिसमें मैंने सारे अनुच्छेद जो हैं उसमें सारे अनुच्छेद 395 जो अनुच्छेद हैं सबके बारे में मैंने शॉर्ट में वो वीडियो बनाया हुआ है। तो आप अगर उसे देख लेंगे तो आपको सारे अनुच्छेद अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें क्योंकि हमेशा पूछा जाता है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे अच्छी तरीके से बताया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखली स्वतंत्रता का मसीहा किसे कहा जाता है? बेंथम को, जेएस मिल, लास्की, मैकाइवर। तो खोखली स्वतंत्रता का मसीहा किसे कहा जाता है? ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मिल को कहा जाता है। ठीक है, प्रोफेसर बारकर, किसने? प्रोफेसर बारकर। प्रोफेसर बारकर के अनुसार मिल एक खोखली स्वाधीनता तथा काल्पनिक व्यक्ति का प्रतिपादन करने वाला क्या था? पैगंबर कहा है इन्होंने। ठीक है, किसने कहा है? बारकर ने। बारकर ने कहा है कि मिल एक खोखली स्वतंत्रता तथा काल्पनिक व्यक्ति का प्रतिपादन करने वाला पैगंबर था। उसके पास अधिकारों के संबंध में कोई दर्शन नहीं था। ठीक है, अधिकारों के संबंध में कोई दर्शन नहीं था, ये किसने कहा? प्रोफेसर बारकर ने। तो राइट ऑप्शन है इसमें खोखली स्वतंत्रता का मसीहा किसे कहा जाता है? तो जेस मेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से प्रथम आधुनिक विचारक कौन था? प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास या मैकियावेली। और राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मैकियावेली। तो निम्न में से प्रथम आधुनिक विचारक किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है। और मैकियावेली को सबसे पहला आधुनिक विचारक कहकर पुकारा है किसने? मैक्सी ने। ठीक है, मैक्सी ने सबसे पहला आधुनिक विचारक कहा है मैकियावेली को, राजनीतिक आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा है। और डनिंग के अनुसार प्रिंस सबसे पहली महान रचना है। मैकियावेली की पुस्तक है प्रिंस। किसकी पुस्तक है? प्रिंस मैकियावेली की। तो किसने कहा है? ठीक है, डनिंग ने। डनिंग ने क्या कहा है? डनिंग ने कहा है कि प्रिंस जो है वो सबसे पहली महान रचना है। ये डनिंग का कथन है, आप नोट कर सकते हैं इन सब चीजों को क्योंकि यही सब चीजें पूछी जाएंगी। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, मैक्सी ने मैकियावेली को सबसे पहला, मैक्सी ने सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा है। ठीक है, सबसे पहला राजनीतिक आधुनिक विचारक कहा है या आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा है। और डनिंग ने क्या कहा है? डनिंग ने कहा है कि जो प्रिंस इसकी रचना है वो सबसे महान पहली रचना है। और गैटल क्या कहते हैं? ठीक है, गैटल कहते हैं, इनके शब्दों में मैकियावेली आधुनिक राज दर्शन का जनक था। इन्होंने क्या कहा है? आधुनिक राज दर्शन का जनक कहा है। ठीक है, जनक कहा है इन्हें गैटल ने। ठीक है, तो मैक्सी क्या कहता है? मैक्सी सबसे जो है आधुनिक राजनीतिक विचारक कहता है, पुकारा है। डनिंग ने इसे प्रिंस सबसे पहली महान रचना है। और गैटल के शब्दों में मैकियावेली आधुनिक राज दर्शन का जनक था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का वैध निर्धारण है? ईस्टर ने, सैमुअल जॉनसन ने, मैकियावेली ने या लॉर्ड एक्टन ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्टर्न ने। ईस्टर्न की पुस्तक थी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, क्या पुस्तक थी इनकी? ईस्टर्न की। ठीक है, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी। ठीक है, इंक्वायरी इनटू द स्टेट, इन टू द स्टेट, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो ये कहा है, ये पुस्तक किसकी है? ईस्टर्न की। पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक विज्ञान की दशा का अन्वेषण। हिंदी में इसका क्या नाम है? राजनीतिक
प्रणाली, ठीक है, राजनीतिक प्रणाली, राजनीति विज्ञान की दशा, राजनीति विज्ञान की दशा का अन्वेषण यानी खोज, ठीक है, अन्वेषण, ठीक है। तो राजनीति इंग्लिश में पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और हिंदी में इसका अर्थ है राजनीतिक प्रणाली राजनीति विज्ञान की दशा का अन्वेषण 1953, ठीक है, 1953, 1953 के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया था कि राजनीति का सरोकार जो है मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, यानी जो मूल्य हैं उनके आधिकारिक बंटवारा या आवंटन कह सकते हैं। तो इसमें है निर्धारण, यानी राजनीतिक मूल्यों का वैध निर्धारण है, किसने कहा, ये कहा है स्टर्न ने, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, और फिफ्थ क्वेश्चन है निम्न में से किसको मध्यकालीन अरस्तु कहा जाता है, ठीक है, किसको कहा जाता है मध्यकालीन अरस्तु, और ये कहा जाता है सेंट थॉमस एक्विनास को। मैक्सी ने लिखा है, किसने, मैक्सी, मैक्सी ने लिखा है एक्विनास मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु है। क्या कहा है, स्वर्गीय अरस्तु कहा है, किसने कहा है, मैक्सी ने, ठीक है। कहा है कि एक्विनास जो है वो मध्य युग का, ठीक है, मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु है। अपने अध्ययन काल में सर्वप्रथम संत थॉमस का अरस्तु के ग्रंथों से परिचय हुआ था, और अल्बर्ट महान के शिष्य के रूप में उसने अरस्तु का अध्ययन किया था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है सेंट थॉमस यानी एक्विनास। नेक्स्ट है विधि शासन की सर्वाधिक स्पष्ट व्यवस्था दी गई है, जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा, जीन बोधा द्वारा, आइवर जेनिक्स द्वारा, या एबी डाइसी द्वारा, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी एबी डाइसी द्वारा। विख्यात ब्रिटिश न्यायवेत्ता थे ये, ब्रिटिश थे, ठीक है, डाइसी, एबी डाइसी 1835 से 1922 तक ही रहे, ठीक है। इन्होंने इनकी जो है कृति थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी संविधान के कानून की रूपरेखा। क्या नाम था पुस्तक का, हिंदी में संविधान के कानून की रूपरेखा, ठीक है, जरूर नोट करें, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के कानून की रूपरेखा, और इंग्लिश में इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में भी पूछ लेगा हिंदी में भी पूछ लेगा, तो इसलिए थोड़ा सा दोनों में जानना जरूरी होता है, कई बार हम क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ, ठीक, ऑफ द, क्या है, लॉ, ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑफ द, यहां पे लिख देती हूं मैं, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है, ठीक है, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हिंदी में नाम इसका अर्थ हो जाएगा संविधान के कानून की रूपरेखा 1885, ठीक है। कब ये लिखी गई थी, 1885। तो इस पुस्तक के अंतर्गत इंग्लैंड के संविधान को विधि के शासन या रूल ऑफ लॉ, ठीक है, क्या, रूल ऑफ लॉ,
रूल ऑफ लॉ की संज्ञा दी है, यानी विधि के शासन, और परंतु आगे चलकर यह संवैधानिक शासन यानी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का प्रमाण बन गया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ए बी डायसी। और इतनी ये जो कानून बुक है ये सब जरूर आप ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि ये बुक के नाम ये सब चीजें पूछेगा। नेक्स्ट है नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1949, 1951, 1952। नाटो, ठीक है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1949 में। ठीक है, कब हुई थी? 1949 में नाटो संगठन जो है उसकी स्थापना हुई थी। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना। क्या है ये नाटो का मतलब? ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। उत्तर अटलांटिक, वैसे इंग्लिश में ही ज्यादातर ये नाम आता है, संधि। ठीक है, तो ये है 4 अप्रैल 1949। डेट भी लिख देती हूँ, 4 अप्रैल 1949 यहाँ पे जैसे है तो 1949। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? अमेरिका की जो राजधानी थी वाशिंगटन। ठीक है, ये वाशिंगटन। तो वहां पे ये 4 अप्रैल 1949 को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना की गई थी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में। और इस समय इसमें सदस्यों की संख्या जो है कितनी है? 26। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मोन्स, बेल्जियम में। ठीक है, मोन्स प्रदेश, देश क्या है? बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया था 1961, 1964, 1973 या 1978 में। तो गुट निरपेक्षता की जिस नीति का प्रतिपादन भारत ने किया था उसे धीरे धीरे बहुत जो वो अधिकांश देश थे जिन्होंने अपना लिया था। ठीक है, यानी 1954 ऑप्शन बी हो जाएगा। और गुट निरपेक्षता की नीति का जो है प्रतिपादन किसने किया था? इंडिया ने, भारत ने। ठीक है, और धीरे धीरे अधिकांश देशों ने अपना लिया था। जो उपनिवेश उन्मूलन के पश्चात क्या थे? तृतीय विश्व के देश कहलाए, यानी तृतीय विश्व के देश कहलाए। और इस अवधारणा के में विकास करने वाले देशों ने मिलकर 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। तो 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी। ठीक है, और जो है इसकी औपचारिक स्थापना 25 गुट निरपेक्ष देशों ने बेलग्रेड में जो सम्मेलन हुआ था, कई बार मैं बता भी चुकी शायद ये वाला। तो बेलग्रेड में जो सम्मेलन हुआ था उसमें 1961 में की गई थी। और इस सम्मेलन का आयोजन भारत, मिस्र तथा यूगोस्लाविया ने मिलकर किया था। कितने लोगों ने किया था? भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया। ठीक है, तो इन तीनों देशों ने मिलकर इसका जो है ये किया था। और नेहरू, नासिर और टीटो, ये आपको ध्यान रखना है। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये बहुत बार पूछा जाता है। और ये मिस्र के थे कौन? नासिर, और ये टीटो। ठीक है, यहाँ के इन लोगों ने मिलकर ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, और इसकी जो नीति शुरू हुई थी, लेकिन इसका संगठन जो हुआ था वो 1961 में। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट भी साबित हो रहे होंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया करिए। इससे थोड़ा सा जो है हमें भी मोटिवेशन मिलता है और पढ़ाने में अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। नव सार्वजनिक लोक प्रशासन का उद्यम पहल किससे संबंधित है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक प्रशासन गुट, मिन्नो बुक सम्मेलन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान।
और 9th क्वेश्चन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मिन्नोबुक सम्मेलन। ठीक है, इसका 9 सार्वजनिक लोक प्रशासन उद्यम पहले किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, मिन्नोबुक सम्मेलन, यानी 9 सार्वजनिक लोक सम्मेलन के उद्गम पहले मिन्नोबुक सम्मेलन में 1868 के बाद लोक प्रशासन के अध्ययन को नवीन लोक प्रशासन ने समृद्ध किया था। कब? 1900, ठीक है, 1968, ठीक है, यहाँ पे 1968, ठीक है। तो 1968 के बाद लोक प्रशासन के अध्ययन को नवीन लोक प्रशासन ने समृद्ध किया था। क्या? मिन्नोबुक सम्मेलन। तो ये जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय आवश्यकताओं के पदानुक्रम पर गौर करें। पहली की आवश्यकता सुरक्षा की आवश्यकता, दूसरी आदर की आवश्यकताएं, तीसरी सामाजिक आवश्यकताएं और चौथी है स्व प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकताएं और पांचवी है शारीरिक आवश्यकताएं। मैस्लो के अनुसार आवश्यकताओं का सही अनुक्रम क्या है? तो मैस्लो के अनुसार जो जो सही आवश्यकताएं हैं, ठीक है, सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता, फिर है सुरक्षा की आवश्यकता, ठीक है, फिर उसके बाद आती है सामाजिक आवश्यकताएं आती हैं, ठीक है, उसके बाद आती हैं आदर की आवश्यकताएं, फिर उसके बाद आती हैं स्व प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकताएं। और राइट जो ऑप्शन हो जाएगा पहले 5, 1, 3, 2, 4 हो जाएगा। यानी सबसे पहले क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए? शारीरिक आवश्यकताएं ही होती है, उसकी पूर्ति करनी होती है। उसके बाद फिर सुरक्षा की आवश्यकता की कमी महसूस होती है, सुरक्षित आदमी चाहता है। फिर उसके बाद समाज में रहता है, सामाजिक आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद उसको आदर सम्मान की भी आवश्यकताओं की जरूरत होती है और उसके बाद स्व प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकताएं होती हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकार के प्रशिक्षण में कौन सा जनसेवा में भावी नव भर्ती के लिए व्यक्तियों को तैयार करता है? औपचारिक प्रशिक्षण, भर्ती पूर्व का प्रशिक्षण, अनौपचारिक प्रशिक्षण, उत्तरवर्ती प्रशिक्षण। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, भर्ती पूर्व का प्रशिक्षण। भर्ती पूर्व प्रशिक्षण में जनसेवा में भावी नव भर्ती के लिए व्यक्तियों को तैयार किया जाता है। और भर्ती का सीधा सीधा अर्थ है कि विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त प्रकार के व्यक्तियों को खोजना, यानी जो भी सरकारी नौकरी है उसमें उपयुक्त प्रकार के लोगों को ढूंढना, खोजना, ठीक है। और विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त, यानी विभिन्न सरकारी नौकरियां हैं जिसके लिए व्यक्तियों को उपयुक्त प्रकार के व्यक्तियों को खोजना। और सामान्यतः भर्ती शब्द नियुक्ति शब्द के समानार्थी रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है, यानी भर्ती या नियुक्ति, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है भर्ती पूर्व का प्रशिक्षण जनसेवा में भावी नव भर्ती के लिए व्यक्तियों को तैयार करता है। 12 क्वेश्चन है, मैकाले ने निम्नलिखित प्रशिक्षण में से किसका समर्थन किया था? लिखित परीक्षण, शिक्षा और अनुभव का मूल्यांकन, निष्पादन का प्रदर्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। 12 जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैकाले ने उपयुक्त प्रशिक्षण जो थे उसमें से किसी का भी समर्थन नहीं किया है। लोक कर्मचारियों को उस कार्य को संपन्न करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है जिसके लिए उसकी भर्ती की गई है, और उसे कार्य की विधि तथा प्रवीणता के संबंध में परिचय कराया जाना होता है, ठीक है। तो इसमें किसी से भी इससे संबंध नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नव न्याय संगत युद्ध सिद्धांत द 9 जस्टिस डॉक्ट्रिन्स और ऑफ वार, ठीक है, प्रतिपादित किया? थॉमस सेलिंग, बैरी बोजान, आइसिंग क्लॉड और जॉर्ज बुश। और बुश राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज जो है जॉर्ज बुश ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, वर्ष 1955 में आयोजित बैंडुंग परिषद में निम्नलिखित में से किसके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 22 एशियाई देश, 80 अफ्रीकी एशियाई देश, 26 अफ्रीकी देश, 29 अफ्रीकी एशियाई देश। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 29 अफ्रीकी एशियाई देश। वर्ष 1955 में आयोजित हुआ था बैंडुंग परिषद, ठीक है। कब? 1955। और इसमें 29 अफ्रीकी और एशियाई अफ्रीकी और एशियाई देश के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही नहीं है, पूछा है। ए ऑप्शन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त का पद सांविधिक पद है। सी है, उसके पद आसीन होने का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और उसे सीबीआई की कार्यकारिता का अधीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होता है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, यानी उसके पद आसीन होने का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। ठीक है, देखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC, ठीक है, बारे में कथन जो है उसमें जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नंबर 1 पॉइंट, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त का पद संवैधानिक नहीं है। ठीक है, संवैधानिक जो है पद इसका नहीं है, बल्कि क्या है, सांविधिक पद है, यानी सांविधिक पद है लेकिन संवैधानिक पद ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद सीबीआई की कार्यकारिता का अधीक्षण करने का जो है अधिकार है। ठीक है, उसे सीबीआई की कार्यकारिता का अधीक्षण करने का अधिकार है। तो ये सारी चीजें सही है। उसके पद आसीन होने कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।